come close. थोड़ा आगे ऐसे राइट come. Okay, done. I want this. Sorry sir. हाँ थोड़ा ध्यान ये चलेगा सर. हाँ Instagram. Wait. One more setting. Thank you. This time? चला आप वार्तालाप सेशन के लिए मैं चाहूँगा सर आशीष कौशिक एंड आकाश वाकया जी आप दोनों यहाँ आ जाइए. और इतनी प्यारी फैमिली का सपोर्ट पाकर कैसा लगा? मतलब ये ऐसा सवाल है कि मतलब खाना खा के कैसा लगा? अच्छा खाना खा के अच्छा ही लगता है और इतना प्यार तो समेटा ही नहीं जा रहा. अब ये सही सवाल यहाँ हो सकता है कि उसको समेट कैसे रहे, समेटा नहीं जा रहा है. बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मजा. मैं चाहूँगा ऊबरमैन का मतलब किस को पता है? आप लोगों में किस को ऊबरमैन का मतलब पता है? हाँ, मेरे को पता था यूवी भाई, मेरे को आप पे पूरा भरोसा था, आपको पता होगा. लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आशीष जी आप ऑडियंस के लिए एक बार ऊबरमैन का मतलब बता दीजिए. ऊबरमैन का मतलब आशीष भाई देखभाल है, बताइए. लेकिन ऊबरमैन का एक असली मतलब होता है जो आशीष जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे. नीचे जो काम कर रहा है. हेलो चेक माइक चेक. हेलो कोई नहीं. आप मुझे ये वाला माइक दे दो. मैं वो भी नहीं चल रहा. ये हमारे पास रिकॉर्ड है. नीचे जो एक फिलोसोफर हैं उनका दिया हुआ टर्म है जिसका मतलब है सुपरमैन. सवारियां भी आपस में लड़ा करती थी. हमने भी देखा लखनऊ का भी किस्सा इसके अंदर ऐड ऑन हो रखा है. हाँ, उसमें अब मुझे जो उसका स्टार्टिंग में वो जो लखनऊ वाला किस्सा था जिसको डॉली ने निभाया है कि एक लड़की ने 22 थप्पड़ मारे थे एक कैब ड्राइवर को, तो वहाँ से मुझे कन्विक्शन आई थी कि ओके दिस इज द स्टोरी टू बी टोल्ड. तो आई वुड एक्चुअली लाइक टू रीफ्रेज कि उस दिन मुझे समझ में आया था कि यस दिस इज अ टॉपिक विच हैज़ अ पोटेंशियल कि जिसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए. एक कैब ड्राइवर की मजबूरियाँ क्या क्या होती हैं जिसको हम मतलब डेली बेसिस पे हम सीरियसली नहीं लेते, उनको हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट वो किस फ्रस्ट्रेशन को अपने पीछे से लेकर आ रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते. मैंने जो फिल्म देखी मुझे फिल्म के अंदर बहुत सारे किस्से और बहुत सारा इमोशन दिखा. रोमांस से लेकर ड्रामा, ट्रेजेडी से लेकर फनी इंसिडेंट सब दिखा. इतने सारे इमोशंस को एक प्रोजेक्ट में डालने के बारे में कैसे सोचा? आमतौर पर फिल्में एक कहानी से शुरू होती है दूसरी और उसके अंत पे खत्म हो जाती है. एक इमोशन को उठाती है, एक इमोशन पे खत्म हो जाती है. ये एंथोलॉजी को भी एक फिल्म के अंदर बना देना, ये थॉट कहाँ से आया? इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न है जो कि माइकल जैक्सन ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि म्यूज़िक कम्स फ्रॉम दी अबव. आप खुद म्यूज़िक को नहीं बनाते, म्यूज़िक खुद को बनाता है. तो आइडिया ऑब्वियसली इट केम फ्रॉम दी अबव. अब उस आइडिया को संभालना, एक अच्छा आइडिया, बहुत सारे आइडियाज़ हमको और बहुत सारे राइटर्स को शायद डेली बेसिस पे आते होंगे, बट जब मुझको ये चीज़ क्लिक हुई तो मुझे लगा ये दिस इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मुझे थोड़ा आराम से संभाल के करना चाहिए. आई टुक सम टाइम एंड मेरे जो फेवरेट सिंगर रहे हैं लिंकिन पार्क बैंड के चेस्टर बेनिंगटन, उनकी सुइसाइड से मेरे दिमाग में ये चीज़ घर करी हुई थी कि आई शुड डू समथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. तो एक इंसान को
किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकाल के लाया जा सकता है, तो लोग बार बार उसका एक ही सोल्यूशन बनाते हैं कि टॉक अबाउट इट। जितना हो सके आप उनसे बात करो या उनको बोलने में मजबूर करो। तो जब ये आइडिया मुझको क्लिक हुआ था कि देयर इज़ अ कैरेक्टर जो खुद सुइसाइडल है, किसी का मर्डर भी करने जा रहा है, तो उसको वहाँ से बाहर निकालने का एक ही तरीका मुझको दिखाई दिया कि उसको ये दिखाया जाए कि दुनिया उतनी ख़राब नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो वो करने के लिए मैं जो कहानियाँ भगवान की दया से रच सकता था मैंने रची। एंड ये बहुत खूबसूरत बात रही। हमने भी ऊबरमैन के दौरान प्रमोशंस में हमने बहुत सारे कैब ड्राइवर से बात की, उन सबका एक बड़ा सिंपल इमोशन था कि यार थैंक यू, आपने हमारी कहानी कही। तो वो थैंक यू मैं आप तीनों तक पहुंचाना चाहूँगा कि उनका बहुत बहुत थैंक यू आया। अब मेरा आकाश भाई आपसे एक सवाल है, एक्टर्स ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई? मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, मेरे राइट हैंड पे बैठे थे, उन्होंने अपने आप देख लिया। तो ये सवाल सर आपसे। नहीं, एक्टर ढूंढने में देखो, एक्टर ढूंढने में सबसे ज़्यादा जो क्लियरिटी थी वो इनके पास थी, आशीष के पास। आशीष को मेरे ख्याल से लिखते वक्त ही समझ में आ रहा था कि मुझे किस किस को लेना है। जहाँ तक मुझे पता है तो इसके अंदर मैक्सिमम वो एक्टर हैं जिनके साथ कभी ना कभी काम किया है आशीष ने, और बहुत सुंदर एक्टर, हाँ, हीरे तो एक्टर। सबके पोटेंशियल आशीष को पता थे, और शायद जितना नहीं पता था तो ये भी पता था कि कितना और उनसे निकाला जा सकता है और इनके पास कितना कुछ है। तो कास्टिंग पहले से तैयार थी, बस कैमरा रोल होना था, वो कर दिया। एक्शन। चलिए, अब एक मेरा सवाल, सबसे फनी इंसिडेंट क्या याद है आपको सेट का? सबसे ज़्यादा फनी मेरे को एक याद है, आप लोग अपना बताइए फिर मैं अपना। ये आप अपना बताओ पहले। मैं चीट रिवील ही नहीं करूँगा। मैं तब तक सोच लेता हूँ ना भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा अलग से बताऊँ। जो एक याद आ रहा है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। नहीं, मेरे पास है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी भी जर्नी को तय कर लेते हैं तो उसके पीछे की जो जो इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो दुखद रहे उस वक्त और चाहे वो सुखद रहे उस वक्त, वो सभी सुखद में बदल जाते हैं। दुखद भी और सुखद भी, सब यादों में सब अच्छे लगते हैं। सपोज आपका रात के 12 बजे पंचर हो गया बाइक में और आपने 3 किलोमीटर बाइक को घसीटा, वो 1 साल बाद हो रहे यार क्या था ना भाई वहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। जैसे हमारा शेड्यूल 12 बजे ख़त्म होना है तो वो सुबह 4 बजे हो रहा है, तो हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है कि यार वो वक्त तो बिताया हम लोगों के साथ में। सर आपने मेरा क्वेश्चन डिलीट कर दिया। मैंने इतनी मुश्किल से क्वेश्चन बनाए हैं, आपने ये जो यूँ किया है ना कि ये ठीक है, घूम जा पीछे। नहीं सर, कुछ तो इंसिडेंट। अब तुम तब तक सुनाओ, तुम अपना वाला तो सुनाओ। मेरा माइक ले लेने वाला है उनके पास। अच्छा ओके। मेरा इंसिडेंट ये था कि तनवीर सर शॉट ले रहे थे, देव सर को गाड़ी पीछे करनी थी और साहिल भाई गाड़ी के अंदर बैठे थे। साहिल भाई को पता नहीं था कि देव सर पुराने खिलाड़ी हैं। ओह यस। देव सर ने लगाया कि यार गाड़ी पीछे आई, कैमरे के जस्ट यहाँ पे टायर, और हम कहे हो गया आज का। और उसके बाद जब वो खत्म हुआ शॉट, सारे के सारे कट करके यूँ कह रहे हाँ बच गए। नहीं तो ये भी अब फनी हो गया, तब फनी नहीं था ये। अब तो यूँ था अब कि होश उड़ रहे थे सब। तब मैंने एक्चुअली तनवीर का हाथ पकड़ के ऐसे खींचा था, शॉट छोड़ो। और मेरे को, मैं ऑडियो सुन भी रहा था तो साहिल भाई का अंदर से आ रहा था, भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, भाई देख क्या कर रहे हो। तो वो भी बहुत फनी इंसिडेंट था, मतलब उस टाइम तो सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक। हाँ। आज फनी लगने लगता है ये। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझको याद आ रहा है, जब आपको 22 थप्पड़ पड़ने थे। एक्चुअली वो मुझे हमेशा याद रहता है, मुझे याद दिलाया मत करो। वो फिर डॉली का चेहरा मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, है ना। वो इंसिडेंट यार, वो जब वो कहानी आई तो मैंने कहा 22 थप्पड़ एक्टिंग में लगने चाहिए और इन्होंने रियल में लगवा दिए। और वो भी एक दो स्लिप हाँ। पड़े। और डॉली बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, डॉली फुल अपने कैरेक्टर में थी और मैं अपने क्षेत्र में था, और बिल्कुल हाथ बंधे हुए थे कि भैया खाए जाओ। और बड़े अच्छे दिखाए आप। बड़े अच्छे देखे,
बस अच्छा ये हुआ कि गोरिल्ला शूट कर रहे थे हम लोग, तो हमारे पास रीटेक के लिए टाइम नहीं था, तो वो ऊपर वाले ने मेरे पे करम कर दिया कि रीटेक नहीं हुआ उसका, एक ही शॉट अदरवाइज 22 के 44 भी हो सकते थे वो, तो बच ही गए। नहीं, जिस तरह का डायरेक्टर मैं हूँ वो 66 या हाँ, 88 मैं 88 मैं बहुत ज़्यादा जुड़ वो जाता हूँ। क्या होता है, इट्स नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, बट क्या होता है ना कि परफेक्शन मज़ा आता जब है। चाहिए होती है तो हाँ सर, वो ऊबर में बदलना पड़ जाएगा फिर। एक बहुत डॉली ने लिटरली इनकी शर्ट के 1-2 बटन भी जब गिरबान खींचा तो तोड़ दिए थे। मैंने देखे, वो हमारे पास आया कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट बाद में, हाँ, अब ये बटन कौन लगाएगा, मैं कहा मैं लगा के देता हूँ तुम्हें, तुम रुको। तो सबसे ज़्यादा डर कितना लगा आकाश भाई उसको बनाते वक्त? भाई डरने की देखो ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी। डर जब लगता जब किसी को पता होता कि रिजल्ट क्या होगा, क्या तो बात? रिजल्ट पता ही नहीं था। बहुत बड़ी बात है। जब बंदे मरता तो मारे थे बदला खुदा। खुदा। जानकारी होना भी कभी कभी आपको डराती है। हाँ, और इस तरह नहीं, की लेकिन मैं कहानी- आकाश की एक बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इसका फर्स्ट टाइम था, और आकाश जिस तरह का इंसान है शायद इसी कारण से उसके दोस्त उसके लिए एक कारपेट की तरह बिछे हुए हैं। जो आकाश बोलेगा वो हो जाएगा। मतलब मुझे एक बार भी ये टेंशन नहीं आई कि मैं अगर कुछ मांगूंगा वो चीज़ मुझको नहीं मिलेगी। तो इन लोगों की जो मेहनत थी, ही इज़ द प्रोड्यूसर बट ही वॉज एवरीथिंग, ही वॉज द लाइन प्रोड्यूसर, ही वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एक सेंस में देखा जाए तो सभी कुछ इन लोगों ने संभाल रखा था बहुत अच्छे ढंग से। आदित्य, एंड यू डिड रियली वेल। आप लोग के बिना ये प्रोजेक्ट उतना एफिशिएंटली नहीं हो सकता। हाँ, ये इनका कुछ हरकतें इनकी इसमें बड़ी हमें फ़ायदा दे गई कि ये लोग राइडर हैं और रातों को घूमते हैं, तो रात को खाने के समय भी इनको पता है कहाँ मिल जाएगा। हाँ खाने से जुड़ा एक और इंसिडेंट था कि पराठे वाले के पास आखिर गाड़ी रोकी किसने? आशीष जी का एक सवाल था, ये सवाल आज मैं यहाँ सबके सामने पूछ ही लेता हूँ कि पराठे वाले के पास गाड़ी रुकवाई किसने? हाँ भाई, इसका जवाब मुझको चाहिए हो। हमारा एक दिन शूट एक्स्ट्रा हो गया इस कारण से एक्सीडेंट। हाँ, वो भी फनी क्योंकि जब खा रहे थे जब किसी ने नहीं पूछा ये सवाल, जब हम लेट हो गए तब ये सवाल खड़ा हुआ। आशीष भाई बाद में पूछ रहे खाने पे रोकने का आइडिया किसका था, उसके वापस शूट करने का किसी मंदी की? मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करा था। हाँ। कुछ गाली या कुछ ऐसे करके कि हाँ, मैं वहीं था, मैं एडी था। जैसे ही आशीष सर आए मैं वहाँ से गोली, मैं कहा हट जाओ, मैं जा रहा हूँ देखो। तो क्या सबसे सुंदर चीज़ इस बहुत प्यारे प्रोजेक्ट ऊबरमैन से सीखी आप तीनों के लिए? मेरे पास है सवाल। मैं सबसे पहले बोल रहा था तो कोई और बोल जाएगा ये बात। मेरा मिस हो जाएगा। मेरे भी दिमाग में आ रही है बात। मुझे मैंने इससे पहले ऊबरमैन से पहले मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उसमें मुझको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, हालांकि हुई इसी तरीके से थी। इस प्रोजेक्ट में मुझे ये रियलिटी बहुत अच्छे से समझ में आई और ये अब मेरे अंदर उतर चुकी है। एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं इस रियलिटी को कि फिल्म एक टीम वर्क है। डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, मैं सिर्फ बोलने के लिए क्योंकि कैमरास मुझको देख रहे हैं। मैं इसमें मोर देन 100% अब बिलीव करता हूँ कि भाई सबकी मेहनत, सबकी क्रिएटिविटी और सबके जोश के साथ में फिल्म बनती है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बनती है। आप बताइए। यार जैसे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो हमें तो सब कुछ ही सीखने को मिला, मतलब सब कुछ ही हमारे लिए नया था। जो अब तक टीवी पे देखते आ रहे थे वो जब होते हुए देख रहे थे तब पता चला कि सबकी कितनी मेहनत होती है। सबका अपना अपना एक एक काम इम्पॉर्टेंट होता है, डायरेक्टर एक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक का, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरे लिए सुंदर इसमें जो समझ आई चीज़ ये कि मैं जब फिल्म फाइनल हो गई, हम कर रहे हैं, मैं ऊबरमैन हूँ उसमें, तो एक अच्छी खासी लंबी कास्ट है इसमें और सभी मेरे से बहुत छोटे छोटे हैं। जितने भी एक्टर हैं इसके अंदर सब मेरे से बहुत छोटे हैं, आधी उम्र के होंगे सब। और चूँकि हम बहुत छोटे बजट से लेके चले थे, हमें लग नहीं रहा था कि हम
चलते चलते इतने बड़े पहुंच जाएंगे। तो और मैं किसी एक्टर को नहीं जानता था, शूट से पहले साहिल को जानता था मैं, और मज़ा ये आया मुझे। वो सुंदर बात ये लगी कि मैं सोचा था यार ये तो जो उस समय मेरे दिमाग में आया कि देखते हैं क्या होगा। बट मैं सच में इस मन से बता रहा हूँ कि सभी एक्टर, मतलब कोई एक सिंगल के लिए मैं ये नहीं कह सकता वो थोड़ा हल्का था, बाकी तो यार बाकी सब ठीक थे। एक भी एक्टर ऐसा नहीं था इसके अंदर, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती थी हर नए चेहरे को परफॉर्म करते हुए। मेरे लिए सब लोग नए होते थे और मेरे साथ कहानियाँ सारी चल रही थी। तो मैं कहीं कह भी रहा था, शायद मेरी साहिल से या कहाँ पे बात हो रही थी कि आप लीड हो, नहीं अभी हम लोग FM पे थे तो रॉकी से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे देव भाई हमारे लीड है। मैंने कहा मैं लीड नहीं हूँ। एक्चुअली ये फिल्म इतनी प्यारी है कि यहाँ सभी लीड है, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग स्टोरियों में है। मैं लीड इसलिए कहला रहा हूँ क्योंकि मैं दर्शक हूँ हर उस कहानी का, मैं हर कहानी में मौजूद हूँ, और जिसकी कहानी वो अगली कहानी से कनेक्ट नहीं है, वो उसमें नहीं है। बट इतनी प्यारी स्टोरी है कि हर स्टोरी का अपना लीड है, और इतना ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है सबके सब। डॉली है, मानसी है, पारस है, साहिल है, करिश्मा है, करिश्मा वाह, और चित्कारा जी मेरे सीनियर हैं। तो मतलब कमाल की कास्टिंग हुई है, और अपने अपने रोल में ऐसे फिट बैठे हैं जैसे पजल खुल गया हो। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत। सुनील चित्कारा सर का परफॉर्मेंस बैंग ऑन। जिसने नहीं देखी है एक बार देखिएगा। अगर आपके पाँव तले ज़मीन ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे भी रखना क्या बाकी नाम क्या, जो रखना होगा वो आप अपने मन में रख लीजिएगा, मेरे तक मत भेजिएगा। दूसरा सबसे प्यारा इंसिडेंट, मेरा इश्क से बहुत ज़्यादा नाता है, सबका ही होता है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा नाता है। तो मेरे को पारस भाई और करिश्मा जी वाला परफॉर्मेंस, मतलब हम सारे सेट पर ही हो गए थे कि यार वो जो देव सर वाली लाइन है ना कि इसको तो 2 कान के नीचे लगाऊंगा, छोड़ कर जा रहा है इतनी सुंदर लड़की को, ये हम सबके डायलॉग हुए थे। तो इसी ये मेरा एक सबसे सुंदर किस्सा था। मैं अब आपको धर्म संकट में जानना चाहूँगा, आपका सबसे प्यारा एक्टर कौन है? इसमें बहुत क्लियर हूँ, बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू बी देव चौहान। देव सर तो है, मैंने तो देव सर के अलावा पूछा मैं तो है। दर्शक हूँ। नहीं, देव सर के अलावा मैं तो धर्म संकट चलो में मैं पहले धर्म संकट में सेकेंड लेयर ऑफ क्वेश्चन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं इतना फारिग हो गया था, मैं मतलब फारिग शब्द है जो इसके लिए काम करता है अच्छे से। मैं फारिग हो गया था जब साहिल और देव भाई बैठे हुए थे, और जब मैं देख रहा था कि इन लोगों का गिव एंड टेक जो चल रहा है, मैं इतना खुश हो रहा था। इनफैक्ट एक आध बार देव भाई अरे कट कब होना है ऐसे करके आपने बोला है, ये 2-3 बार हुआ है। और हमने ही डिसाइड करा था कि इस पर्टिकुलर डायलॉग के बाद हम लेंस का मैग्निफिकेशन चेंज करेंगे और बाकी का डायलॉग यहाँ से आएगा। बट मैं भूल जाता था क्योंकि मैं इनकी परफॉर्मेंस देखने में खो जाया करता था। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन की बात चली तो सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं, एक्टर की बात तो मैं एक बात ठीक है, वो आपको जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप पर्टिकुलर एक का 2 का नाम ले पाएंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। मानसी बैठी है तो वो जो वो डरी हुई जो बैठी है, वो स्कर्ट को जो पकड़ के खींच रही है, वो उसने अंदर बैठे बैठे उसी जगह पे इतना औरत क्रिएट कर दिया। बाहर कुछ दिखा नहीं रहे हम लोग, उसने अंदर अपने डर से बाहर की सिचुएशन हमें फील करा दी कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। करिश्मा है, पारस है, डॉली है, साहिल की तो क्या बात करूँ, चित्कारा भाई है, वो उनके साथ जो थी नैना जी। अब बताइए, वो जब फूट के रोई हैं, वो एक्चुअली रोई है। हाँ, वो एक्चुअली रो पड़ी है। तो
बच्चे के लिए जो माँ बाप का रोना होता है ना, कुछ अब म्यूजिक नाइस होता है उस सीन में। चित्कारा भाई का जब वो उनको पता चलता है कि जिस बेटे के लिए उन्होंने ये सब सेक्रीफाइस किया वो बेटा मतलब पूछ ही नहीं रहा है या वो है ही नहीं हमारे साथ, तो उनका जो रिएक्शन आया है वहाँ पर, तो सबके इतने बारीक बारीक चीज़ें, इतनी कमाल की चीज़ें वो आंखों से हटती ही नहीं है। तो मेरे लिए सच बता रहा हूँ कि शायद वो बड़ी हिम्मत कर रहा है कैसे वो इस सवाल का जवाब देंगे मेरे पास बेस्ट है। मेरे पास इसका एक्चुअली बहुत अच्छा जवाब है, आप पहले प्लीज़ प्लीज़ बताइए। प्लीज़। तो मेरे लिए तो भाई बहुत मुश्किल है, इसलिए नहीं कि ये हमारी फिल्म है, मेरी फिल्म है और हमने इसमें काम किया है, ये सब से अलग हटके, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ऑडियंस खुद ये कंफ्यूज हो जाएगी तय करने में कि इसमें कौन बेस्ट है। हम सब ने बी आर चोपड़ा जी की महाभारत देखी है, अब उसमें से बता दीजिए कि अर्जुन के अलावा किसी को अर्जुन सोच सकते हो क्या? मुकेश खन्ना के अलावा किसी को भीष्म सोच सकते हो क्या? आपने बहुत क्या बात, क्या सुंदर, बात, बहुत नाइस। नहीं, ऐसी रियलिटी में इन सब एक्टर्स अपनी अपनी जगह महारती है। एग्जैक्टली, मतलब मैं उन कैरेक्टर्स में अब किसी और को इमेजिन करना चाहता भी नहीं हूँ। बहुत अगर कोई मुझे कहे कि ये एक्टर नहीं, ये ऐसे ही अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट। मेरा आप तीनों से एक बहुत सुंदर सवाल है, और वो सवाल ये है, पहला सर, आपका चेहरा एक बहुत बड़ी फिल्म पर, आपका नाम, आपकी लिखी कहानी, आपकी डायरेक्टेड फिल्म पर, और आपका नाम, आप तीनों को क्या महसूस करा? खूबसूरत जवाब। मैं शुरू कर देता सवाल। हूँ। देखिए, बीइंग ए आर्टिस्ट, मुझे लगता है ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जिसका सपना नहीं होगा कि वो पोस्टर पे आए। ऐसा कोई एक्टर या कोई आर्टिस्ट, मेल फीमेल वटेवर, और चूंकि मेरी उम्र निकलती जा रही है, निकल ही गई है, तो मैंने उम्मीदें लगभग छोड़ दी थी। मैंने नहीं, एक सेकंड के लिए ये इस पे रिवर्स मैं एजिंग। बोलना अब आप पोस्टर देखिए और अब यहाँ देखिए, ये 7 साल यंग हो चुके हैं ये। तो नहीं, एक बात जो सच्चाई है वो ये है कि मेरी फिल्म आई थी मोह माया मनी, जो मेरी पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें मैं लीड नेगेटिव था, जहाँ से एक ज़िंदगी का बहुत लंबा संघर्ष होते होते मैंने कदम रखा था कि मैं अब कोई अच्छा काम मैंने कर दिया है। उस दिन मुझे एक सपना क्लियर होता दिखा था कि किसी दिन पोस्टर पे दिखूंगा 5-6 के बीच में, लेकिन कभी अकेला दिखूंगा ये तब भी क्लियर नहीं था। तो और एक बार जोरदार ताली। इसके लिए मैं सच में आशीष का और मेरे बचपन के मित्र सुशील, इनके पिताजी, और मेरा भतीजा आकाश, इनका बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और ये सपना साकार किया। कैसा लगता है? कैसा लगता है? भाई बहुत ही अच्छा लगता है, और जब हमारा किया हुआ काम लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, हाँ, तब उसकी कदर होती है कि अब उसे संभाल के रखना है। तो बहुत ही बहुत भारी लगता है अब इसको बरकरार रखना ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जब शुरू किया था तब ये जिम्मेदारियां नहीं थी। अब हम अपने, वो कहते हैं ना कि शादी से पहले जिम्मेदारियां नहीं होती, शादी के बाद जिम्मेदारियां होती हैं। ये तो आपको 2 बार में पता लगा होगा। नहीं, एक ही बार में पता लग गया था। मेरे को एक बार कौन सी थी, फिल्म वाली या एक्चुअल शादी वाली? फिल्म वाली। अच्छा, शादी के बाद भी पता नहीं चला। नहीं। ये भी लड़का ही घूम रहा है इसका मतलब। नहीं, ये अच्छी वाइफ अच्छी है इसका मतलब। यस। अभी जी के लिए बहुत बहुत तालियां। कंग्रेचुलेशन। अभी हमारे भाई की शादी। भाई अंकल जी बने हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक अच्छा टॉपिक आने के बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि इसको निभाना बहुत समझदारी से पड़ेगा। उसमें भी, और ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि देव भाई यहाँ बैठे हैं, जब देव भाई इस रोल के लिए एग्री कर गए थे तो मेरी फटी पड़ी थी। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि एक तो देव भाई की प्रेजेंस हल्की नहीं है, ही हैज़ अ हैवी प्रेजेंस। मतलब किसी किसी की बहुत मृदु होती है, कोई कोई होता है कि ये कुछ ना बोल के भी बहुत भारी प्रेजेंस अपने साथ में एक ऑरा लेकर आते हैं। तो
जब इनसे पहली बार फ़ोन पे बात हुई थी उससे पहले मैंने सिर्फ फेसबुक पे फ़ोटोग्राफ्स देखी थी। मैंने इनको फेसबुक पे फ्रेंड ऐड किया हुआ था। जब फ़ोन आया तब इन्होंने, हालांकि मुझको कोई ऐसा मेरे साथ बात करते हुए मेरे लिए कोई ऐसा अनकंफर्टेबल स्पेस या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं डरूं या कुछ हो। इन्होंने मुझे हमेशा से इस तरीके से पुचकार कर ही मुझसे बात करी कि आई शुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल, बट मैं पता नहीं क्यों हमेशा बहुत कॉन्शियस ही रहा कि यार मैं इनसे काम कैसे करवाऊँगा, मैंने क्या बताऊँगा। इनके कोई ऐसे सवाल भी हो सकते हैं कि यार ये क्या कर रखा है तूने स्क्रिप्ट में, ये क्या लिख दिया तूने, तो ऐसा कुछ इन्होंने होने नहीं दिया। तो पहले तो देव भाई मेरे साथ काम करने के लिए अग्री करके वो ही मेरे लिए अचीवमेंट थी। उसके बाद इन्होंने अपने बचपन के दोस्त जिसको वो फिल्म लाइन में घुसने से बचा कर रख रहे थे कि ये बर्बाद ना हो जाए, जब इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे कंधे पे डाली तो मैं और ज़्यादा डर गया था। बट एक गर्व भी महसूस हो रहा था कि इतना अच्छा एक्टर मुझ पे इतना भरोसा कर पा रहा है कि अपने बचपन के दोस्त का एक तरह से उनका फिल्म करियर स्टार्ट ही हो रहा है। एंड वी डू नॉट कम फ्रॉम मनी, हार्ड अर्न मनी, और उसको वो जब इन्वेस्ट हो रहा है तो when he trusted me with this I felt proud, but I felt कि there is a very big responsibility on my shoulders। तो पोस्टर पे नाम आने से पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को लेके गौरवान्वित फील कर रहा था। बट येस, आई एम सो हैप्पी दैट सुशील जी, आकाश और देव भाई के साथ में मेरा वो पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं एक्चुअली अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। पोस्टर पे नाम आया हुआ है। आई एम सो प्राउड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच देव भाई। एक और सवाल मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला पूछ लेना, हम अगला प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? उबरमैन 2 यार, सोचने की बात ही नहीं है। तालियां, हमने अनाउंस कर दिया कि हम उबरमैन 2 कर रहे हैं। उबरमैन 2 और एक्चुअली इस समय मेरी और भी ज़्यादा अब मैं इसको कैसे संभालूं? नहीं, वो डर या वो सब चीज़ें कायम रहनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। और जब इतना प्यार मिलता है तो वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप इससे ऊपर ही जाएं, बहुत नोच ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। पॉजिटिव डर है। कर्ण ने कहा था ना कि जो डरते नहीं वो काट के योद्धा होते हैं। हाँ। तो या आपने बहुत अच्छी वेरिएबल करना चाहिए रील लाइन में सब। आपने मुझे फिर से सांत्वना देके एकदम कंफर्टेबल कर दिया। थैंक यू। अब मेरा एक बहुत अहम सवाल है। उबरमैन अभी हमने 3 स्टेट्स में देखा, क्या हम उबरमैन को साउथ से कश्मीर तक दिखा पाएंगे? आइडिया पूरा नहीं है ये दोनों बता पाएंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर बताएगा। अरे सर, प्रोड्यूसर तो आप बनाइए, लिखिए, हम आसमान ही छुएंगे। कंफर्मेशन आया है। अब मेरा एक और बहुत मेरा इस बात पे वो है कि हम गाने कब रिलीज कर रहे हैं? हमारे पास इतने सुंदर सिंगर्स के गाने हैं, हरिहरन जी, अमित मिश्रा, बाकी आप बताइए इन लोगों के गाने कब रिलीज कर रहे हैं हम ऑडियंस के लिए? बहुत जल्द हम रिलीज़ करेंगे। मुझे लगता है कि 10 जून में ही रिलीज़ हो जाएंगे। ओह वाओ। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोग इसके पार्ट बने, इस शो के पार्ट बने। अब एक बार मैं एक दिन शूट करते करते ही सुशील जी और मैं खड़े हुए थे, वहाँ शॉट चल रहा है, देव भाई परफॉर्म कर रहे हैं और शूट चलते चलते बहुत साइलेंटली ऑलमोस्ट सेम मोमेंट पे मैंने और सुशील जी ने गुस्से हुआ कि ये यूट्यूब की वेब सीरीज़ तो नहीं है, एक फिल्म है। और वहीं से ये डिसाइड हुआ कि इसको एक फिल्म की तरह ही हम परसीव करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। आसान नहीं था, क्योंकि स्केच आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्केचेस आते हैं, उनको इमोशन से एक साथ पिरोने में थोड़ा समय लगा। लेकिन क्योंकि मुझे फिल्म का
फिल्म का लक्ष्य क्या है, फिल्म क्या कहना चाहती है, वो क्लियर होने के कारण इन कहानियों को पिरोने में मुझे बाद में वो रास्ते खुलते चले गए कि मैं किस कहानी से क्या मैसेज दे सकता हूँ जो अल्टीमेटली इसके कंक्लूजन तक पहुँचे। ये लोग एक्चुअली नया हमारे साथ में कुछ एक्टर्स नहीं जुड़े थे, बट ये लोग सीजन एक्टर्स हैं, पहले से ही एक्टिंग करते आ रहे हैं, राइट? कोई फर्स्ट टाइम मुझे था नहीं इस पर, राइट? तो सॉरी मैं सुना मुंबई में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, लोग आ जाते हैं दूर से और उनके साथ वो एक्चुअली टच रहा, वो एक्चुअली वो हम बॉम्बे के साथ टच हमारा इस फिल्म को लेकर रहा ही नहीं। ऐसा वाला टच नहीं सब रहा। हम दिल्ली से कहानी शुरू हुई, दिल्ली में बननी शुरू हुई और दिल्ली से हम करके फिर पोस्ट वोस्ट के लिए हम लोग बॉम्बे आए, तो उसमें तो हम बच गए। या ऐसा नहीं है बॉम्बे में कोई फ्रॉड बैठे हुए हैं, सारे फ्रॉड हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ कि उसकी ज़रूरत सी नहीं पड़ेगी किसी से, इस इनिशियल लेवल पे हम जानकारी लें किसी से, तो हमें पता था हमें क्या करना है, तो हम लोग वहाँ से शुरू हो गए। एक्चुअली मुझे इसमें एक चीज़ क्या लगती है, बॉम्बे से ऑब्वियसली बाद में हम पोस्ट के दौरान या फिर रिलीज़ के लिए जितना जुड़े, जैसे अरशद भाई से जुड़े बाद में, तो क्योंकि प्रोजेक्ट ईमानदार था तो उसको पसंद करने वाले लोग भी ईमानदार थे जो इसके साथ जुड़ते चले गए, तो हमें भगवान की दया से कभी ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई। हमें बहुत सारे अब वैसे तो बहुत सारे मोमेंट हैं, क्योंकि मेरे लिए अब एक बार सुशील ने मुझे पूछा था कि भाई तुम तो इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट कर चुके हो बड़े प्रोडक्शन के साथ, और यहाँ पे बहुत छोटा सा, शायद आकाश ने ये बात कही थी कि ये तो बहुत छोटी सी यूनिट है, तो कैसा फील आ रहा है। मैंने कहा यार ये मुझे यहाँ पे टीम दिख ही नहीं रही है, मुझे यहाँ कोई भतीजा दिख रहा है, मेरा बचपन का दोस्त दिख रहा है, और अपने ही अपने दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ। तो वहाँ पे वो लग्जीरियस होना है या कुछ अभाव दिख ही नहीं रहा था। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल बात थी कि आप इतने बड़े सेटअप में काम करने के बाद भी जब इतने पे करते तो काम वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। कास्टिंग हुई थी, उसके बाद कैसा लगा? हमें कास्ट किया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आशीष भाई को मैं 2016 से मतलब इनके साथ काम कर रहा हूँ जब मैं दिल्ली में था, एंड अपॉर्चुनिटी मिली इस सीरीज़ में काम करने का। टीम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग, माय को एक्टर्स, बहुत 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 अच्छा, एंड आई एम फीलिंग सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सुपर मूवी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मतलब बहुत मज़ा आया, इट वॉज एवरीथिंग वॉज सो गुड। हाँ, मैं चाहूँगा मानसी आप भी और डॉली आप भी इस पर। एक्चुअली मेरा जो शूट था वो और लोगों के शूट के शायद बाद हुआ। हाँ। तो मैंने Finally. उससे पहले इतनी तारीफ सुन ली थी कि मुझे जाते हुए लगा ही नहीं कि मैं शूट करने जा रही हूँ। मुझे भी सर जैसा बोल रहे हैं ना, बिल्कुल फैमिलियर फील हुआ। और शूट में मेरा जो सीन है वो गाड़ी के अंदर ही है, तो मुझे तो इतना कंफर्ट फील हुआ कि मुझे आराम से बैठाकर शूट कर रहे हैं और बहुत इजी रहा। और बाद में जब मैंने देखा तो मुझे खुद लगा कि इतने अच्छे रिएक्शंस आ गए तब भी। और ये सर की तारीफ़ की बात है कि सर ने जो अभी बोला कि जो कास्टिंग हुई है वो सर ने बिल्कुल ऐसे करी है कि ये कैरेक्टर इसी पे फिट होगा। मतलब शायद वो सर का ही एक रीज़न है, वो जो भी हुआ वो फ़ोन के थ्रू ही ऑडिशन था शायद, जो सर का क्या बोलेंगे उसको कि समझ है कि कौन सा आर्टिस्ट किस चीज़ में फिट होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा है। अच्छा, मैं एक सवाल उनसे मैं कर देता हूँ। आपका जो सीन है जब आपको वो पेपर पे मिला या जब पहली बार वो नरेट हुआ, तो डर लगा कि यार ये कैसे सीन करेंगे, गुंडे मुझे पकड़ेंगे या मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, ऐसा होगा ये सीन? एक्चुअली मैं एक ऐसी मूवी ऑलरेडी कर चुकी हूँ जिसमें मेरे थप्पड़ रियल में पड़ा था। जैसे सर को इसमें पड़ा है, तो मैंने एक मूवी की थी उसमें मुझे रियल में थप्पड़ पड़ा था, तो इसलिए मुझे शायद इतना डर नहीं लगा। और मतलब मेरे लिए काफ़ी इजी था। और आप लोग जो जिस तरीके से शूट कर रहे थे ना, तो वो शूटिंग नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि सब एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो बहुत ईजी था।
डॉली के पास होगा कुछ मसाला मसाला डॉली को नहीं, सबसे फिजिकली पहले डिमांडिंग। आपको ये कैरेक्टर कैसे मिला, कैसे मैं इनसे एक बार ये इनका एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, क्योंकि इनका फिजिकली बहुत डिमांडिंग रोल था, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उसमें? क्योंकि आपकी पहले लड़ाई भी हुई है, बाल बाल खींचे गए, उसके बाद थप्पड़ मारे गए हैं। पहले मैंने मार खाई है, फिर मैंने मारा है। आप जाके सीरीज देखो तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सही जवाब। हाँ, एक्चुअली मारा मैंने सर को है उस सीरीज में, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि सर को सच में ना लग जाए, क्योंकि मुझे 22 थप्पड़ मारने थे और मैं तो शायद ज़्यादा ही मार दिए, काउंट नहीं किए थे, और उसमें से एक तो सर को लग गए, जिसके लिए आई एम सॉरी। बट एक सबसे अच्छी चीज़ थी सेट के ऊपर कि वहाँ पर बहुत कंफर्ट जोन था, कि मतलब चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एडीज हो, कोई भी हो, वो ऐसे कि नहीं ये हमारा काम है, हम यही करेंगे, या फिर इसका काम है वो वही करेगा, ऐसा नहीं था कि ये हम सबका काम है और हम सबको मिलकर तब ये काम करना है, और हम सब लोग ने मिलकर टीम वर्क किया, और उसी वजह से एक कंफर्ट जोन मिला। एंड एक मुझे आज अब एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक कॉमन चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैं मुंबई में रह रही हूँ, यहाँ पर काम कर रही हूँ, इतना सारा काम मैंने किया है, बट जो मेरी पहली मूवी थी वो मैं दिल्ली में जाके मैंने की थी, भूमि, और ये मूवी में जब मैं दिल्ली में गई हूँ तो तब मुझे मिली है और मैं वापस मुंबई आ गई। तो शायद मुझे दिल्ली में जाके काम मिलता है अच्छा, और फिर मैं मुंबई आ जाती हूँ। अब अगली फिल्म मिलेगी डॉली की दिल्ली। यहाँ पर भी कास्ट के साथ काम करके आपको कैसे लगा, कितना कुछ आप लोगों को झेलना पड़ा? आप मुझसे पूछे मुझे एक्चुअली कास्ट ही मुझे झेलनी थी शायद। नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ा। इससे पहले अभी पीछे मेरे एक और एक्टर फ्रेंड बैठे हुए हैं, बिस्वजीत, ब्रिलियंट एक्टर, तो उनको भी एक दो लोगों ने बोला कि यार ये बड़ा डायरेक्टर है, बहुत ही रिजिड है, ये हिलने ही नहीं देता या कुछ करने ही नहीं देता। लेकिन मेरा सोचना ये है कि जब एक्टर वास्तव में सही काम कर रहा होता तो शायद डायरेक्टर को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि रूल है कि एडिटर फिल्म को कंट्रोल करता है, डायरेक्टर फिल्म को होने देता है। वो सही दायरे से बस बाहर ना जाए, उसको सिर्फ इतनी निगरानी रखनी है। मैंने इतना ही किया और इन एक्टर्स ने कमाल। नहीं ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन होता ये कि जब आपके डायरेक्टर के मन मुताबिक एक्टर मिल जाता है और वो उसकी बात, भाषा या बात को समझ रहा होता है, तो काम बहुत इजी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसके पीछे भी डायरेक्टर का ही हाथ होता है कि वो उसका ब्रीफ वो कैसे दे रहा है। वो आशीष की एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वो सीन से पहले जब ब्रीफ देता था कि सीन ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है, तो वो इतना घुस जाता था कि उसे निकालने में बहुत मुश्किलें नहीं आती थी और बहुत आसानी से या बहुत मज़े के साथ वो निकलता था। तो ये बड़ा अच्छा। हमारा काम आसान हो जाता था कि जिस तरह की नरेशन आती थी डायरेक्टर से, हमारा काम डन हो जाता था, जो उन्होंने बोल दिया दैट्स इट। जी सर। क्वेश्चन ये है कि ओवर में जो फिल्म बनी है और आज के यूथ को ऑडियंस को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? आज मेरा सीज़न 1 का बिल्कुल सिंपल सा मैसेज था, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर है, और मैं इस फिल्म में सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ज़िंदगी खूबसूरत है, गंवा देने के लायक नहीं है। मुश्किलें आएंगी, आसान तो कुछ भी नहीं है ना, फिर जीना आसान नहीं है, लेकिन मरना कोई सॉल्यूशन मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली, मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, यही खूबसूरती है। अब माँ को मालूम होता है कि मेरे घर में बच्चा आएगा और 9 महीने मुझे तंग रहना पड़ेगा, लेकिन वो उस ज़िंदगी को इनवाइट करती है इस दुनिया में, वो उस दुख को झेलने को तैयार है। तो हमें ज़िंदगी को वैल्यू करना चाहिए, और ऑब्वियसली जो भी आपकी लाइफ में दुख है उसके बारे में बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सोल्यूशन निकलेंगे। अगर सोल्यूशन नहीं निकलते तो एटलीस्ट जीने का कोई और रास्ता ज़रूर निकल के आएगा, इज़ व्हाट आई डेफिनेटली। तो इसको रख सकते हैं। और भी सवाल आप लोगों के? आपका